नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी ज्ञान बाई अखिल सर। आज हम लोग बहुत एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में जानेंगे जो इंटरमीडिएट के साथ साथ बीएससी एमएससी जितने वनडे एग्जामिनेशंस हैं, इसके साथ साथ टीजीटी पीजीटी 2-3-4 क्वेश्चन हर साल आना लगभग कन्फर्म है। और ये जो टॉपिक है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी से जो संबद्ध जो एक महाविद्यालय है, उसमें जंतु विज्ञान जो विषय है उसके चौथे जो एक सेमेस्टर में फर्स्ट 4 यूनिट जो है वो बायोटेक से ही रिलेटेड है। तो हम लोग इस टॉपिक के बारे में आज क्या जानेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, शब्द को किसने दिया, बायोटेक्नोलॉजी की प्रमुख ब्रांचेज क्या क्या हैं और बायोटेक्नोलॉजी के प्रमुख टूल्स क्या हैं। तो इस चीज़ों को हम लोग थोड़ा सा संक्षेप में ही जो जानेंगे, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद हम लोग ये अच्छी तरीके से समझ जाएंगे कि बायोटेक क्या, किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं और इसका महत्व क्या है। अब हम लोग टॉपिक पर आते हैं। देखिए, जो बायोटेक्नोलॉजी है इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रौद्योगिकी। ठीक, अब अगर ऐसे देखा जाए तो बायो और टेक्नोलॉजी, तो बायो मतलब जैव और टेक्नोलॉजी मतलब प्रौद्योगिकी। ऐसे अगर हम इसके लिटरल मीनिंग देखें, शाब्दिक अर्थ देखें, तो इसमें 3 शब्द है, बायो, टेक्नो और लॉजी। तो बायो का मीनिंग क्या होता है, लिविंग थिंग्स या लिविंग ऑर्गेनिज्म। टेक्नो मतलब टेक्नोलॉजी या स्किल, और लॉगस मतलब स्टडी करना। इसका मीनिंग ये हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी बायोलॉजी की या विज्ञान की वह ब्रांच है जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म और टेक्निक का उपयोग करके ऐसा यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं जो मनुष्य और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके स्टैंडर्ड को, उनके स्टेटस को क्या करता है, इम्प्रूव करता है, बढ़ाता है। अब देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वर्ड बायोटेक्नोलॉजी डेराइव फ्रॉम, ये 3 ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर के बना है। बायो मीनिंग लाइफ या लिविंग थिंग्स, उसके बाद जो कि टेक्निक जो है टेक्नॉस से बना जिसका मतलब स्किल से तात्पर्य है, और लॉजी लॉगस से जिसका मतलब स्टडी करना है। तो इस प्रकार से परिभाषा इसकी क्या हो गई। तो बायोटेक्नोलॉजी इज द यूज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड स्किल टू प्रोड्यूस यूजफुल प्रोडक्ट टू ह्यूमन बीइंग। मीनिंग बायोटेक्नोलॉजी वह ब्रांच या शाखा है जिसमें हम लोग लिविंग ऑर्गेनिज्म या माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसका मीनिंग इसमें हम लोग एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया का यूज करते हैं और टेक्निक का यूज करके कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं, ऐसा प्रोडक्ट बनाते हैं जो मनुष्य या जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्टैंडर्ड को, उसकी क्वालिटी को क्या करता है, इम्प्रूव करता है। जैसे इसमें तमाम सारे हार्मोन हम लोग बनाते हैं, जो कि दवाएं, ड्रग्स बनाते हैं। इन्वायरमेंट को अपने हम कैसे जो कि प्योर करें, अपने फसलों की प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाएं, संकर या हाइब्रिड जानवर या प्लांट कैसे बनाएं। तो इससे क्या, इससे हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर देखा जाए तो मनुष्य को ही लाभ होता, हम लोग अपने जीवन के स्तर को बढ़ाने में सफल होते हैं। ठीक, अब एक प्रश्न आता कि बायोटेक्नोलॉजी शब्द को किसने दिया या किसने इसके बारे में सबसे पहले आइडिया दिया। तो बायोटेक्नोलॉजी जो टर्म है उसको देने का श्रेय एक हंगरी देश के वैज्ञानिक थे, कार्ल इरेकी। कार्ल इरेकी ने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द का उपयोग अपने किताब में किया था। उस किताब का नाम क्या था, तो बायोटेक्नोलॉजी ऑफ मीट, फैट्स, मिल्क इन एग्रीकल्चरल लार्ज स्केल फार्म। मीनिंग एक किताब का नाम था कि हम लोग मीट है, फैट है, मिल्क है या जो अन्य एग्रीकल्चरल चीज़ें उसको हम लोग बड़े पैमाने पर कैसे बना सकते हैं। और इस किताब में इन्होंने बायोटेक शब्द का यूज भी किया था, दिया भी था, दोनों। अब प्रश्न है कि और ये बायोटेक्नोलॉजी का सहारा लेकर के एक इन्होंने जो कि स्लटर हाउस, एक बूचर खाना डेवलप किया था जो हंगरी के कार्ल इरेकी साहब थे। और बायोटेक का यूज करके इन्होंने 1 साल के अंदर लगभग 1 लाख से ज़्यादा इन्होंने सूअर को उत्पन्न किया था, उसको प्रोड्यूस किया था, विशेषकर मांस के फार्मेशन के लिए।
ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़े उसमें एक लाइन में यही मीनिंग हुआ कि बायोटेक्नोलॉजी, जिसको हम लोग जैव प्रौद्योगिकी कहते हैं हिंदी में, विज्ञान की या साइंस की या बायोलॉजी के लेटेस्ट या नई ब्रांच है, जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके अलग अलग टेक्निक का सहारा लेकर के कोई ऐसी चीज़ें बनाते हैं जो हम मनुष्य के या लिविंग ऑर्गेनिज्म के रख रखाव को, उसके स्वास्थ्य को क्या करें, बेहतर बनाए। अब प्रश्न है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज क्यों करते हैं, तो विशेषकर ये है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल जो होती है छोटी होती है, इनको ग्रो कराने के लिए या इनके मतलब मेंटेनेंस के लिए कम खर्च पड़ता है, और इनसे जो प्रोडक्ट, इनके जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं वह ज़्यादा प्योर फॉर्म में अच्छे रूप में होते हैं। अब है कि बायोटेक्नोलॉजी के ब्रांचेज कौन कौन से हैं, तो हम लोग यहाँ पे आज सिर्फ 7 ब्रांचेज के बारे में पढ़ेंगे शॉर्ट में, लेकिन अगली वीडियो जब हमारी आएगी तो उसमें एक वीडियो हम लोग केवल बायोटेक के ब्रांचेज पे ही पढ़ेंगे, कौन कौन से ब्रांचेज हैं। अब देखिए इसमें शॉर्ट में एक एक लाइन में, रेड बायोटेक्नोलॉजी, एक लाइन का मीनिंग हो गया कि रेड बायोटेक्नोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी की वह ब्रांच है जो हेल्थ केयर से संबंधित है। मीनिंग क्या है कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि मनुष्य या जो अन्य जानवर हैं उनके लिए हम कौन कौन से दवाएं अच्छे प्रकार से बना सकते हैं, रिकम्बिनेंट जो तमाम सारी वैक्सीन्स आ रही हैं उनको हम कैसे बना सकते हैं, किसी डिजीज को आइडेंटिफाई करने के लिए त्वरित रूप में कम समय में कौन कौन से टेक्निक यूज कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ों का मीनिंग एक लाइन में हो गया कि रेड बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है, मनुष्य के हेल्थ केयर से, उसके रख रखाव से संबंधित है। दूसरा है ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी, इसको हम लोग बोलते हैं एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक्नोलॉजी की वह ब्रांच जो एग्रीकल्चर, जो खेती बाड़ी संबंधित हो। मीनिंग इसके द्वारा हम लोग पौधों की हाइट को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, उसमें ब्रांचिंग को बढ़ा सकते हैं, पौधों में फीमेल फ्लावर की संख्या को हम लोग या मेल फ्लावर की संख्या को जैसा रिक्वायरमेंट हो घटा बढ़ा सकते हैं। इसके अलावा विटामिन की जो मात्रा उसको हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, हार्मोन की मात्रा को, पौधों को हम वायरस रेसिस्टेंस बना सकते हैं, बैक्टीरिया रेसिस्टेंस बना सकते हैं, या इन्वायरमेंटल कंडीशन के अगेंस्ट उसको हम जो कि डेवलप कर सकते हैं। तो मतलब खेती बाड़ी से रिलेटेड जो तमाम सारी सबका अध्ययन हम लोग ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में करते हैं। अगला है वाइट बायोटेक्नोलॉजी, वाइट बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी, मतलब बायोटेक की वह ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा जो तमाम इंडस्ट्रियल प्रोसेस हैं, जैसे इसमें हम लोग अलग अलग हार्मोन कैसे बनाएं, जो कि ठीक है, विटामिन्स कैसे बनाएं, एंजाइम्स कैसे जो कि डेवलप करें कम खर्च में अच्छी क्वालिटी को, उसमें हम क्या क्या परिवर्तन मॉडिफिकेशन करके और बेहतर हार्मोन, विटामिन, एंजाइम बना सकते हैं। तो तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन हम लोग इसमें करते हैं। अगला है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी, इसी को हम लोग मैराइन बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। तो ब्लू या मैराइन बायोटेक्नोलॉजी वह ब्रांच है जिसमें हम लोग जो मैराइन ऑर्गेनिज्म है, मतलब जो समुद्री जीव जंतु हैं, उनमें हम लोग विशेषकर एल्गी में क्या क्या मॉडिफिकेशन करके, जैसे एल्गी क्या है, तमाम सारे एंटीबायोटिक के स्रोत हैं, तमाम मिनरल्स के स्रोत हैं, दवाओं के स्रोत हैं, बायो फर्टिलाइजर के रूप में यूज होता है। तो उनको हम कैसे बेहतर उनसे बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं, इसका अध्ययन करते हैं। अगला है ग्रे बायोटेक्नोलॉजी, इसी को हम लोग बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोटेक्नोलॉजी, मतलब ग्रे बायोटेक्नोलॉजी का संबंध इन्वायरमेंट से होता है, मतलब हम लोग अपने इन्वायरमेंट को कैसे साफ़ सुथरा रख सकते हैं। एयर पॉल्यूशन है, अगर एयर पॉल्यूट है उसको हम लोग प्योर कैसे कर सकते हैं, या सॉइल हमारी जो कि पॉल्यूटेड है उसको हम लोग ठीक कैसे कर सकते हैं, ठीक है, या जो तमाम सारे जो अपशिष्ट पदार्थ या कचरा है तो हम किस किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करके उसको हम प्योर कर सकते हैं, इसका विशेष रूप से अध्ययन करते हैं। अगला है ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी या ब्राउन बायोटेक्नोलॉजी को हम लोग सॉइल बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं, मतलब इसका संबंध क्या है, सॉइल से है, मतलब सॉइल की फर्टिलिटी हम लोग कैसे बढ़ाएं। सॉइल में जो हम लोग केमिकल फर्टिलाइज़र यूज करते हैं तो उसके जगह पे हम लोग बायो फर्टिलाइज़र का यूज कैसे करके उसके मतलब क्वालिटी को जो कि बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी को कैसे अपने जो कि बढ़ा सकते हैं, और सॉइल जो है तो इसमें जो यूजफुल माइक्रोब्स हैं उससे कैसे उसकी संख्या हम बढ़ा सकते हैं, सॉइल इरोशन किन किन कारणों से होता है उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं, तमाम सारी चीज़ों का अध्ययन करते हैं। और अगला है लास्ट पॉइंट, ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी, यह बायोटेक्नोलॉजी की सबसे लेटेस्ट एडवांस ब्रांच है और भविष्य में इसका बहुत बड़ा उपयोग भी होगा और बहुत बड़ा साइड इफ़ेक्ट भी देखने को मिलेगा। तो ब्लैक या डार्क बायोटेक्नोलॉजी का मतलब ये हो गया कि बायोटेक्नोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग बायो
वेपन्स या जैविक हथियार। कई बार सुना होगा कोई एक देश है किसी दूसरे देश पर कोई ऐसा माइक्रो ऑर्गेनिज्म बना करके छोड़ दिया जिससे क्या वहाँ के जो जानवर हैं सब खत्म हो गए, वहाँ के मनुष्य पे बहुत बड़ी समस्या आ गई, या वहाँ के फसलों को नष्ट कर दिया। तो आने वाले समय में जो विश्व युद्ध होगा उसमें संभावना यही है कि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उपयोग बायो वेपन के रूप में किया जाएगा, जैविक हथियार के रूप में किया जाएगा। ठीक है, इसकी प्रमुख ब्रांचेस थी। अब हम लोग आगे जानेंगे कि टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी की कौन कौन सी टूल्स हैं। देखिए बायोटेक्नोलॉजी जो है मुख्य रूप से उसमें 13 जो है कि टूल्स हैं जिनका उपयोग हम लोग करते हैं या इस पर बायोटेक क्या आधारित है। अब पॉइंट वाइज देखते हैं शार्ट में। देखिए पहला है रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज। रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज एक एंजाइम का नाम है, ठीक है, और इस एंजाइम का एक और कॉमन नाम है मॉलिक्यूलर सीजर, जैविक कैंची। मीनिंग ये एंजाइम डीएनए मॉलिक्यूल जो होता है या डीएनए जो स्ट्रैंड होता है एक या दोनों, उसको कट करने के लिए यूज करते हैं। क्योंकि जब हम किसी फॉरेन डीएनए को उसमें ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो डीएनए स्ट्रैंड को कट करना पड़ता है। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, इसको रेस्ट्रिक्शन शब्द क्यों दिया गया, तो रेस्ट्रिक्शन मतलब रेस्ट्रिक्ट, जो अपने रूल रेगुलेशन को स्ट्रिक्टली फॉलो करे। मीनिंग कि एंजाइम डीएनए स्ट्रैंड को जहाँ से रिकॉग्नाइज करती है उसी पॉइंट से क्या करती, कट करती है। अब ऐसे देखा जाए तो रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियेज की खोज सबसे पहले अर्बर करके साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1965 में ई कोलाई बैक्टीरिया में खोजा था। अब जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है 3 प्रकार की होती है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में या जेनेटिक इंजीनियरिंग में टाइप 2 का यूज होता है, क्योंकि टाइप 2 एंजाइम जो होती है इसका जो मतलब 2 इसमें जो फीचर होता है, रिकॉग्निशन का, कट करने का बिल्कुल एक्यूरेट होता है। ठीक है। अब दूसरा जो है डीएनए लाइगेज है। डीएनए लाइगेज एक ऐसी एंजाइम है जिसका उपयोग हम लोग डीएनए स्ट्रैंड को जोड़ने के लिए करते हैं। जैसे जब एक डीएनए स्ट्रैंड को कट कर दिए तो 2 इंड हो गया, अब उसमें किसी फॉरेन डीएनए को जोड़ करके जब फिर उस दोनों स्ट्रैंड को हम लोग जोड़ते हैं तो 1-2 फास्फोडाइस्टर बांड वहाँ बच जाए, जिसको हम लोग निक बोलते हैं। तो उसको सील करने के लिए, तो ये लिखा गया ना कि सील डीएनए निक, मतलब डीएनए के निक को सील करने के लिए इसका यूज हम करते हैं। अब डीएनए लाइगेज 2 प्रकार की होती है। एक एंजाइम जो है वह ई कोलाई बैक्टीरिया से प्राप्त हुई है, तो इसको हम लोग ई कोलाई डीएनए लाइगेज बोलते हैं। और एक एंजाइम T4 मतलब एक वायरस से प्राप्त हुई है, T4 वायरस, इसको हम लोग T4 डीएनए लाइगेज कहते हैं। अब दोनों में अंतर क्या है, तो जो ई कोलाई से प्राप्त लाइगेज एंजाइम है इसका उपयोग हम लोग कोहेसिव या स्टिकी इंड को जोड़ते हैं, अभी मीनिंग इसका बताते हैं। और T4 जो डीएनए लाइगेज इसका उपयोग हम लोग ब्लंट इंड जोड़ते हैं। देखो जैसे देखिए, जैसे कोई डीएनए है, डीएनए को हम लोग बीचों बीच से दोनों स्ट्रैंड को एक ही पॉइंट से कट कर दिए, तो अभी जो 2 नया फ्रेगमेंट बनेगा इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस दोनों नया फ्रेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, ब्लंट इंड बोलते हैं। तो इसको जोड़ने के लिए हम लोग डीएनए T4 डीएनए लाइगेज यूज करते हैं। अब जैसे हमारे कोई डीएनए स्ट्रैंड है, ठीक है, अब देखो जैसे ये सपोज हमारा डीएनए स्ट्रैंड है। अब इस डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग एक पॉइंट से न कट करके, जैसे इस पॉइंट स्ट्रैंड को हम लोग यहाँ से और इसको यहाँ से ऐसे कट करते हैं, तो इस प्रकार का स्ट्रैंड बनता है, मतलब दोनों साइड इसमें अनपेयरिंग टाइप में ऐसे रह जाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं कोहेसिव इंड या स्टिकी इंड। तो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में स्टिकी इंड, कोहेसिव इंड क्या आता है, ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इसको जोड़ने के बाद ब्रेकेज के चांसेज कम होते हैं, मतलब इसकी स्टेबिलिटी क्या आती ज़्यादा होती है। ठीक। अगला है एल्कलाइन जो फास्फेटेज एंजाइम है। तो एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम का उपयोग हम लोग क्या करते हैं कि डीएनए स्ट्रैंड से फास्फेट ग्रुप को रिमूव करने के लिए करते हैं। क्योंकि जब हम डीएनए स्ट्रैंड को कट करते हैं और जब फास्फेट ग्रुप अगर रिमूव न करें तो वहाँ संभावना ये रहती है कि कोई दूसरा डीएनए फ्रेगमेंट आकर के वहाँ जुड़ जाएगा। तो मीनिंग इसका क्या करते हैं, रिमूव फास्फेट ग्रुप फ्रॉम डीएनए टू प्रिवेंट फ्यूजन, मतलब कि अनवांटेड डीएनए फ्रेगमेंट आकर के फ्यूज न कर जाए, तो इस फ्यूजन को रोकने के लिए एल्कलाइन फास्फेटेज एंजाइम का यूज करके हम फास्फेट ग्रुप को डीएनए से रिमूव कर देते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, अब तो आप लोग ट्रांसक्रिप्शन तो पढ़े होंगे। ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, डीएनए से एमआरएनए का बनना क्या कहलाता है, ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और जो एंजाइम यूज होती है उसको हम लोग उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम बोलते हैं। तो अब उसका ठीक उल्टा देखिए, ध्यान देगा, डीएनए से एमआरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन,
एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज। तो जब उल्टा बन जाए, मतलब mRNA से जब DNA बनाए हम लोग, तो वहाँ पे प्रोसेस रिवर्स होने से इसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। एंजाइम जो यूज होते हैं उसको हम लोग रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। तो मीनिंग क्या होता है कि हमारे पास अगर mRNA है, तो चूँकि mRNA बहुत अनस्टेबल होता है, तो उस mRNA से हम लोग उसको स्टेबल DNA में कन्वर्ट कर लेते हैं, जिसको हम लोग cDNA बोलते हैं। मतलब mRNA से cDNA बनाना हो, कम्प्लीमेंट्री DNA बनाना हो, तब वहाँ पे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम का यूज करते हैं। आप लोग इंटर में पढ़ा भी होगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे DNA लाइब्रेरी और cDNA लाइब्रेरी। तो DNA लाइब्रेरी मतलब जब DNA से ही हम लोग क्या करें, DNA की बहुत सारी कापी बना के स्टोर कर लेंगे, लाइब्रेरी बना लें, तो DNA लाइब्रेरी। और जब हम mRNA से क्या करते हैं, DNA बनाते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री DNA, या उसी को बोलते हैं cDNA लाइब्रेरी। ठीक, लाइब्रेरी का मतलब जैसे वहाँ पे किताब रखते हैं, तो cDNA का मतलब या DNA का मतलब जहाँ पर हम लोग DNA की बहुत सारी मल्टीपल कापी बना करके स्टोर करके रखते हैं, तमाम सारी जांच या अध्ययन के लिए। अगला था वेरी इंपॉर्टेंट है DNA पॉलीमरेज एंजाइम। देखिए जो DNA पॉलीमरेज एंजाइम है, DNA से DNA मतलब जो DNA का रेप्लिकेशन या जो द्विगुणन होता है वह किस एंजाइम के द्वारा होता है, DNA पॉलीमरेज के द्वारा होता है। तो यहाँ पर हम लोग जेनेटिक इंजीनियरिंग में 3 प्रकार की DNA पॉलीमरेज होती हैं, DNA पॉलीमरेज 1, DNA पॉलीमरेज 2 और DNA पॉलीमरेज 3। इस एंजाइम का मुख्य फंक्शन यही होता है कि जो हमारा ओल्ड DNA होता है, तो जो टेम्पलेट की तरह वर्क करता है, तो उस ओल्ड DNA के टेम्पलेट के पर जो बेस है, उसके कम्प्लीमेंट्री बेस पेयर को क्या करना है, नए स्ट्रैंड पर जोड़ते जाना है। तो जो DNA पॉलीमरेज के 3 टाइप हैं, तो इसमें यहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं DNA पॉलीमरेज 3 का यूज करते हैं। क्यों कि DNA पॉलीमरेज 3 के अंदर जो पेयरिंग की एक्यूरेसी होती है बहुत ज़्यादा, ऐसा अनुमान है कि लगभग 10,000 बेस पेयरिंग करेक्ट बेस पेयरिंग पर एक आध बेस पेयर बाय द वे गलत हो सकता है। तो इसलिए हम DNA पॉलीमरेज में किसका यूज करते हैं, मतलब जो कि DNA के जो कि द्विगुणन में, तो DNA पॉलीमरेज 3। क्यों, तो इसकी एक्यूरेसी बहुत हाई होती है। अब देखिए जो नया DNA स्ट्रैंड बनता है, तो नया DNA स्ट्रैंड किस डायरेक्शन बनता है, तो ये DNA पॉलीमरेज 3 जो होती है नए स्ट्रैंड को 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में बनाती है। अगला टूल में आता है वेक्टर्स। तो वेक्टर क्या है, तो वेक्टर्स DNA मॉलिक्यूल है जो फॉरेन DNA को कैरी करने का काम करते हैं। मीनिंग क्या हुआ कि जो बाहरी DNA है उसको होस्ट के अंदर पहुंचाने के लिए एक माध्यम का काम करता है, जो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर बोलते हैं। तो वेक्टर क्या है, वेक्टर DNA मॉलिक्यूल हैं जो फॉरेन DNA को कैरी करते हैं, ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या देखा जाए, तो प्लाज्मिड्स हैं। अब प्लाज्मिड तमाम सारे के बैक्टीरियल प्लाज्मिड भी हैं, वायरल प्लाज्मिड का भी यूज हम लोग करते हैं। TI प्लाज्मिड ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, RI रूट इंड्यूसिंग प्लाज्मिड है, PUC PBR 322 है, याक ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम, बैक बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। इतने सारे प्लाज्मिड का यूज हम लोग करते हैं। आगे वीडियो में हम लोग इसके एक एक पॉइंट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। अब अगला देखिए क्या है, PCR। बहुत महत्वपूर्ण जो टॉपिक है PCR, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। मीनिंग क्या आ गया कि इस टेक्निक का उपयोग विशेषकर तब हम करते हैं जब हमारे पास कोई DNA सैंपल बहुत कम मात्रा में हो और उसकी बहुत सारी कापी अगर बनाना हो, तब हम DNA पॉलीमरेज टेक्निक का यूज विशेषकर तब करते हैं। DNA पॉलीमरेज टेक्निक की खोज या जो देने का श्रेय है अमेरिकन एक बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम कैरी मूलिस था, उन्होंने इस टेक्निक को दिया था। इस टेक्निक में सबसे इम्पॉर्टेंट एक एंजाइम यूज होती है जिसका नाम है टैग पॉलीमरेज। तो देखिए टैग पॉलीमरेज जो शब्द है यहाँ बताया गया है टैग पॉलीमरेज, तो इसमें T मतलब थर्मस और AQ मतलब एक्वाटिकस, मतलब थर्मस एक्वाटिकस नामक बैक्टीरिया से एंजाइम प्राप्त की गई थी, जिसको हम टैग पॉलीमरेज बोलते हैं। एक विशेषता और है कि थर्मोफिलस बैक्टीरिया है, मतलब ये हाई टेम्परेचर पे ग्रो करता है। तो ये जो PCR प्रोसेस होती है वह मोर देन 60 डिग्री सेंटीग्रेड 80-90 डिग्री सेंटीग्रेड पर मतलब होती है। तो इसलिए इसमें हम ऐसे एंजाइम का यूज करते हैं क्योंकि बैक्टीरिया भी थर्मोफिलस है, मतलब इसकी एंजाइम जो होती है हाई टेम्परेचर पर आसानी से वर्क करती है। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रोफोरेसिस। देखिए इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या है, तो इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी टेक्निक है
जिसमें हम लोग चार्ज्ड मालिक्यूल को, जैसे डीएनए हो गया, आरएनए हो गया, प्रोटीन है, उसको साइज के आधार पर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में उसको हम लोग सेपरेट करते हैं जेल प्लेट के अंदर। मीनिंग क्या हो गया कि इलेक्ट्रोफोरेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम लोग डीएनए, आरएनए, ठीक है, प्रोटीन जो चार्ज मालिक्यूल है उसको इलेक्ट्रिक करंट के प्रेजेंस में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, जो जेल प्लेट बनाते हैं उसमें हम लोग उसके साइज के आधार पर अलग करते हैं। तो जो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के जो फ्रेगमेंट छोटे होते हैं वो फास्टर, तेज़ी से मूव करते हैं, आगे चले जाते हैं, और जो लार्जर मालिक्यूल होते हैं वह स्लो मूव करते हैं और वो पीछे साइड में रह जाते हैं। तो इस आधार पर उसको हम लोग उसमें अलग करके उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है कि नेक्स्ट पॉइंट है फॉरेन डीएनए। तो फॉरेन डीएनए क्या है, तो जो बाहरी डीएनए है, जो विदेशी, बाहरी या विदेशी मतलब ये हो गया जैसे किसी ऑर्गेनिज्म में हमें कोई नया डीएनए फ्रेगमेंट को डालना है तो उस डीएनए फ्रेगमेंट को हम किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से आइसोलेट करते हैं, तो उसी बाहरी डीएनए को या डिजायर या रिक्वायर्ड डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन जीन या फॉरेन डीएनए बोलते हैं, जिसको हम लोग अपने आवश्यकता के लिए किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफ़र करते हैं उसको। ठीक, अगला ब्लॉटिंग टेक्निक। देखिए ब्लॉटिंग मतलब धब्बे से तात्पर्य है, मतलब ब्लॉटिंग टेक्निक एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो तमाम सारे मालिक्यूल हैं, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, उनका अध्ययन करते हैं। तो ब्लॉटिंग टेक्निक 3 प्रकार की है, साउदर्न ब्लॉटिंग, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग और वेस्टर्न ब्लॉटिंग। साउदर्न ब्लॉटिंग का संबंध डीएनए के अध्ययन के लिए करते हैं, नॉर्दर्न ब्लॉटिंग आरएनए के लिए करते हैं, और वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के अध्ययन के लिए करते हैं। ठीक, अब अगला आता है जीन थेरेपी। तो जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम लोग कहीं पर अगर इन्फेक्टेड जीन है, जैसे कोई किसी को जेनेटिकल डिजीज हो गई है या कोई अन्य समस्या है, तो किसी डिजीज को, किसी डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए जो डिफेक्टिव जीन है उसको हम लोग रिप्लेस करके उसके जगह पर हेल्दी जीन को ट्रांसफ़र करना या भेजना क्या कहलाता है, जीन थेरेपी। हालांकि प्रोसेस बहुत जटिल कॉम्प्लेक्स है, फिलहाल मीनिंग हम लोग बस इतना ही जानेंगे, अगले वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि जीन थेरेपी एक ऐसी टेक्निक या प्रोसेस जिसमें हम लोग किसी डिफेक्टिव जीन को रिप्लेस करके उसके जगह पर हेल्दी जीन को ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक, और लास्ट पॉइंट आता है जीन ट्रांसफ़र मेथड। देखिए जीन ट्रांसफ़र मेथड का मतलब ये हो गया कि जब हम जीन थेरेपी में या जो रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में जो बाहरी जीन को हम लोग ऐड करते हैं तो उसके लिए हम लोग कुछ मेथड यूज करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं जीन ट्रांसफ़र मेथड। जैसे उसमें मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो जीन ट्रांसफ़र में माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक है और जीन गन टेक्निक है, जिसका उपयोग करके हम लोग किसी फॉरेन जीन को टारगेट साइट पर या टारगेट सेल पे क्या करते हैं, फोकस करते हैं। ठीक है, तो ऐसे मेथड को हम क्या बोलते हैं, जीन ट्रांसफ़र मेथड। देखिए अब जो हम लोग पढ़े यहाँ पर, तो ये एक तरीके से हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन पढ़े हैं कि बायोटेक्नोलॉजी क्या है, ठीक है, इसकी प्रमुख ब्रांचेज क्या क्या हैं जिसमें हम लोग क्या क्या अध्ययन करते हैं, और बायोटेक्नोलॉजी के प्रमुख क्या है, टूल्स क्या हैं। तो इतना पढ़ने से आप में विश्वास है कि आप लोगों को जो है कि समझ में आया होगा। एक चीज़ और भी, जब भी आप लोग इस वीडियो को देखें तो इसका नोट्स भी के साथ में जो है कि बनाते चलें। ठीक है, क्योंकि यह बीएससी के साथ साथ तमाम जितने एग्ज़ाम है, हर एग्ज़ाम में से 2-3-4 क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। धन्यवाद।